वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी NIA। यू आर वाचिंग न्यू इंडियन आर्मी NIA। सभी लोग का वेलकम है, ठीक है। तो चलो माय डियर फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 9th का। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर वीडियो अपलोडेड कर दिया है, हमने पढ़ लिया, ठीक है अच्छे से। चलो अभी 3rd लेक्चर वीडियो आ चुका है, बहुत दिन बाद डाल रहा हूँ लेक्चर वीडियो, ठीक है। इसके लिए माफी चाहता हूँ, पर यार अच्छे तरीके से आपको पढ़ा के देने वाला सब कुछ, बस वीडियो को बने रहना, देखना अच्छे से। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th लेक्चर नंबर 3 लेसन नंबर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो चलो माय डियर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजेदार तरीके से हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई होप कि यार यूट्यूब पे ऐसा वीडियो लेक्चर आपको कहीं ना मिले, ठीक है। और इसका ऑलरेडी 2 लेक्चर वीडियो अपलोडेड है, जाके देख लो। बहुत ही ढाफू तरीके से मैंने पढ़ा के अपलोड किया है ना, जस्ट जाओ देखो, आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बेस्ट तरीके से मैंने पढ़ा के दिया है। तो चलो माय डियर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग के लिए होने वाला धमाल और आ चुकी है फिर से एक नई वीडियो। एंड गाइस ऑलरेडी मैं चलो सबसे पहले आपको बताता हूँ यार, हम लोगों ने पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ा था। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 2 मिनट लूंगा, ठीक है। और 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पहले लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। थोड़ा सा आपको बस डिवीजन नहीं, थोड़ा सा आइडिया आपको दिला देता हूँ, ठीक है। पर अगर आपने पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर नहीं देखा है ना और डायरेक्ट यहाँ पर आगे हो, तो बोलता हूँ जहाँ पहले देख लो, वरना आप यही बोलोगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर मुझे मत बोलना तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ ना आपको। सब कुछ पढ़ाऊंगा, एक डिटेल में बताऊंगा भाई। इतना बेस्ट वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, जाके देख लो, ढूंढ लो। फिर भी अगर नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, जाओ भाड़े में जाओ, मुझे क्या करना है, ठीक है। मेरे को तो पढ़ाने से मतलब है, ठीक है। तो आप जाओ, सबसे पहले दोनों वीडियो लेक्चर देखो स्टार्टिंग के, फिर इस पे आना, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा मैं आइडिया दिला देता हूँ आखिर हमने क्या क्या पढ़ा था हमारे 2 लेक्चर में, ठीक है। चलो देखो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैंने बुक पे लिखा था और PDF बनाया था। मैंने आपको बताया था कि देखो इनहेरिटेंस क्या होता है। इतना डिटेल में बताया था ना, इतना डिटेल में बताया था जो शायद आपको कोई ना बताया हो, ठीक है। बहुत ही डिटेल में बताया था आपको। इनहेरिटेंस हम लोगों ने देखा था। फिर ये भाई आप देख ही लो कि हमारी बॉडी किससे बनी होती, कैसे कैसे पूरा डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हो, इतना बेस्ट तरीके से दिया था, ठीक है। ये सारा डायग्राम है जो मैंने बनाया था एकदम ढांसू तरीके से कि यार हमारी बॉडी कैसे बनी होती है, कैसे कैसे सारा चीज़ होता है। हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, सेल बहुत सारा कंबाइन होता है तो ग्रुप ऑफ सेल बोलता है, जिन्हें टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू का एक सेल निकालूंगा तो उसके अंदर होता है बीच में सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा क्रोमोजोम, क्रोमोजोम को बाहर निकालूंगा तो उसका बनता है DNA, DNA का छोटा सा सेगमेंट जीन, जीन के अंदर होता है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स हमारे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे जेनेटिक मटेरियल को अपने पास कैरी करके रखते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है, हेरिडेटरी कैरेक्टर क्या होता है, सब कुछ मैंने बताया था एकदम डिटेल में, एकदम ढाफू तरीके से। बस्ट जाओ वीडियो देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। एक बार जाओ वीडियो देखो, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। सही में बोलता हूं, एकदम डिटेल में आपको सब कुछ बताया था, ठीक है। इतना बेस्ट तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा माइंड में, आपको बार बार बोलता हूँ यार, जाओ जस्ट देखो, बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। चलो तो ये सारा चीजें हम लोग ने पढ़ लिया था, यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, वरना आप बोलोगे यार मैं बार बार वीडियो रिपीट करूंगा ना, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। और बड़ा बन जाता फिर आप लोग नहीं देखते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर हमने देखा था रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। कौन से रिप्रोडक्शन में कितना ज़्यादा वेरिएशन होता है, वेरिएशन यानी चेंजेस होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था बहुत अच्छी तरीके से, जाओ देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर हम लोगों ने क्या देखा था, हम इंसानों के अंदर कितने नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम पाए जाते हैं। 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम हम इंसानों के अंदर पाए जाते हैं। उसमें से 44 क्रोमोजोम अलग कुछ काम करते हैं, 2 क्रोमोजोम रहते हैं जो अलग कुछ काम करते हैं। अब क्या काम करते हैं अभी तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही डिटेल में बताया था, जाके देख लो माय डियर, ठीक है। चलो तो पहला लेक्चर वहां तक खत्म होता है। अभी हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट होता है, जहां पर मैंने क्या क्या आपको बताया था। चलो बताता हूँ कि हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है माय डियर। चलो सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आखिर क्रोमोजोम क्या होता है। एक एक पॉइंट आपको एकदम डिटेल में समझा था कि क्रोमोजोम क्या होता है, ठीक है। उसका डायग्राम आपको बताया था यहाँ पर, सब कुछ एकदम डिटेल में, ठीक है माय डियर। चलो देखो सारा कुछ यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर हम लोगों ने देखा था यार क्रोमोजोम के कितने टाइप्स है। फिर मैंने आपको बताया था क्रोमोजोम के 4 टाइप्स होते हैं। यहाँ पर आप देख लो चारों टाइप्स। फिर चारों टाइप्स की स्टडी हम लोगों ने खूब अच्छे तरीके से यहाँ पर देखो खूब बढ़िया तरीके से नोट्स के साथ किया था, विद प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के साथ, ठीक है। देखो विद प्रॉपर डायग्राम के साथ। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा था कि होमोलोगस क्या होता है, हेटेरोलोगस क्या होता है, ऑटोजोम क्या होता है, सब ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता के रखा था, ठीक है। चलो फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कौन किसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी सेकंड लेक्चर में पढ़ लिया। और माय डियर अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 3rd लेक्चर, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 3rd लेक्चर, जो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसको पढ़ने में, ठीक है। 2 टॉपिक यहाँ पर कवर करूंगा आज मैं। आपको बताऊंगा कि DNA क्या होता है, फिर बताऊंगा जीन क्या होता है। इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो के अंदर हम लोग लेने वाले हैं। बाकी तो आप सभी लोग को मालूम है कि यार थोड़ा बहुत मैंने बता ही दिया था ऑलरेडी के पहले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में आपको बताया था। पर अभी डिटेल में पढ़ने वाले जो आपके बुक में भी दे के रखा है, ठीक है। आपका बुक सामने खोल के रख लो साइड में, और जो मैं यहाँ पर नोट्स बताता हूँ दोनों मैच करो, एकदम प्रॉपर वही आपको मिलेगा। पर यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज एकदम अच्छे तरीके से डिवाइड करके आपको सबको देने वाला हूँ। अगर आप एग्जाम में लेके आओ तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। चलो अभी DNA जो हमारा है ना, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है माय डियर, आपको मालूम है, कभी सोचा है DNA का
फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारे डीएनए का फुल फॉर्म होता है। मतलब यार डीएनए भी हमारा एक तरह का एसिड है ना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, एसिड। तो डीएनए भी हमारा एक तरह का एसिड है जो एसिड से मिलकर बना होता है। क्लियर माय डियर। चलो अभी ना इसके बारे में, मतलब डीएनए के बारे में आपको बताऊंगा। अभी डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सब बढ़ाऊंगा, पर इसे ऑलरेडी मैंने बताया था। अभी मत पूछना भैया बताओ डीएनए कैसा होता है, हमें नहीं बताया, बताता हूँ। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा, इसके अंदर ऐसे ऐसे चार चार लाइन होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ध्यान देना, चार चार लाइन होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, जिसका नाम होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं मालूम है, ये न्यूक्लियोटाइड्स इन दोनों को, ये जो दोनों लाइन दिख रहा है आपको, दोनों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर डीएनए का, देखो ध्यान से, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे दिख रहा है। इन दोनों को कॉइल्ड करके रखता है, कॉइल्ड करके यानी कि पकड़ के रखता है, जिससे दोनों छोड़ के एक दूसरे को भाग ना पाए। ठीक है। और जो हमारा ये जो चार चार लाइन अंदर होता है ना हमारे डीएनए के अंदर, यही हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये मत पूछना, बताया था पहले लेक्चर में। यही होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है माय डियर। बहुत ही डिटेल में आपको सब कुछ बताया था, जाके देखो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं। चलो यहाँ पर ध्यान दो। पहला बात, हमारा जो क्रोमोसोम होता है ना वो मेनली हमारे डीएनए से बना होता है। अभी इसमें कुछ लॉजिक वाला बात है क्या, मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा क्रोमोसोम ऐसे ऐसे होता है ना, क्रोमोसोम कैसे होता है उसका रियल स्ट्रक्चर आपको बताया था, बताओ फटाफट से। ऐसा होता है ना, तो अगर क्रोमोसोम को मैं थोड़ा सा बाहर खींचता हूं तो क्या बन जाएगा, डीएनए। मतलब डीएनए ही हमारा क्रोमोसोम है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब इसमें बोलना क्या है, बोल दिया ना, पर क्रोमोसोम मेनली मेड अप ऑफ डीएनए। क्लियर है, अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, दिस एसिड। अब देखो दिस एसिड बोला ना, मैंने क्या बोला था, हमारा डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक तरह का क्या एसिड है। तो दिस एसिड मतलब जो हमारा डीएनए क्या एसिड है। और जो ये एसिड होता है ये क्या करता है, इसको डिस्कवर किया था। अब किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ये जानना जरूरी नहीं है, बिकॉज ये सब कोई काम का नहीं है साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने का। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर पॉइंट लिख के रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। चलो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारा डीएनए है ना, इसको डिस्कवर करने वाले का साइंटिस्ट का नाम था स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिच मिस्चर। इन 1869 के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था हमारे डीएनए को। क्लियर है, मतलब खोजा था। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। कब करा था ये भाई, व्हाइट ब्लड जो सेल होता है ना, व्हाइट ब्लड होता है ना, उनकी स्टडी करे थे तब उनको पता चला डीएनए क्या होता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। चलो इतना सा समझ के रखना। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम आपको याद रख लेना और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो ये साइंटिस्ट क्या करे थे, हमारे डीएनए का डिस्कवर किया था माय डियर। चलो थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ के लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दिस मॉलिक्यूल्स कंट्रोल द फंक्शनिंग, जो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या क्या कंट्रोल करता है। तो दिस मॉलिक्यूल कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का कंट्रोल करता, ग्रोथ होता है ना उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, वरना कोई खंभा बन जाएगा तो खंभा क्यों नहीं बन जाता वो, है ना। अभी हमारी ग्रोथ हो रही है तो भैया हम खंभे क्यों नहीं हो रहे हैं, बहुत सारा पेड़ कितने बड़े लंबे लंबे क्यों नहीं हो पा रहे, बताओ। क्योंकि एक तरह का उधर सेल प्रेजेंट होता है, एक तरह का डीएनए प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है हमारी ग्रोथ जितना हमें चाहिए उतने पे ले जाकर रोक देता है, समझा। तो हमारी ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, हमारे सेल के ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से बनी है। सबको समझ के रखना। क्लियर माय डियर। और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन ऑफ सेल को भी, वही है सेल डिवीजन मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। क्लियर माय डियर फ्रेंड। चलो सेल डिवीजन मतलब होता है रिप्रोडक्शन। अभी कैसे होता है, यूनिसेलुलर कैसे करते हैं, अपना सेल डिवीजन करते हैं ना, एक सेल को डिवाइड करते हैं, ये रिप्रोडक्शन ही हुआ ना, एक से दो बना दिया तो रिप्रोडक्शन हुआ, तो इसको भी कंट्रोल करते हैं। क्लियर है। चलो तो इसीलिए हम लोग हमारे जो डीएनए होता है ना, डीएनए मॉलिक्यूल, उसको हम लोग बायो मॉलिक्यूल यानी कि हम लोग मास्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। हमारे डीएनए मॉलिक्यूल को हम लोग मास्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्लियर है, डीएनए मॉलिक्यूल को मास्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि भाई कितना सारा फंक्शन यहाँ पर देखो कंट्रोल करता है ना, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है ना। इसके लिए हम लोग बोलते हैं हमारा डीएनए जो होता है मास्टर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, मास्टर मॉलिक्यूल होता है, जिससे आपको हमेशा समझ के रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए को मास्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा, इससे आपको समझ के हमेशा रखना है। ठीक है माय डियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये समझाना क्या होता है, हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो कंट्रोल करता है बहुत सारे फंक्शंस को, लाइक ग्रोथ हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल हो गया, इसलिए हम लोग डीएनए को मास्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। इससे आपको समझ के रखना माय डियर। चलो थर्ड पॉइंट के लिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना वो लगभग हमारे सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर, अभी डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ, बताया था आपको ऑलरेडी, ऐसे ऐसे होता है। ये हमारे डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है, तो ऐसा स्ट्रक्चर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम होता है, ये आपको समझ के रखना। मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम होता है, ये आपको समझ के रखना है। क्या बोला गया कि द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेम होता है, जिसे आपको समझ के रखना है माय डियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द टू पैरेलल थ्रेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर। देखो अब यहाँ पर बताता हूँ,
टू पैरेलल थ्रेड, थ्रेड यानी रस्सीकार, धागेकार, है ना। अब ये कैसा दिख रहा है, एक तरह का थ्रेड है, एक तरह का क्या रस्सी है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा हमारे डीएनए का होता है, आपको मालूम है। दो दिख रहा है ना, दो, एक रस्सी यहाँ पर है, एक स्ट्रैंड जिसे हम बोलते हैं, एक स्ट्रैंड यहाँ पर है और एक स्ट्रैंड कहाँ पर, यहाँ पर है। देखो ये दो स्ट्रैंड है ना, तो दो रस्सीकार है, इनको कोइल्ड करके रखता है न्यूक्लियोटाइड्स, जो इनके बीच में प्रेजेंट होता है ऐसे ऐसे। अरे यार क्या हो गया, एक मिनट बताता हूँ, रुको एक मिनट रुको, एक मिनट को बताता हूँ, ठीक है। देखो फिर से देखो, फिर से माय डियर, फिर से देख लो। अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, फिर से देख लो ध्यान से, ठीक है। देखो अरे क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, क्या मालूम क्या हो रहा है, एक मिनट रुको। हाँ अब हो गया, चलो बताता हूँ, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ठीक है माय डियर, देखो ध्यान से देखो। ये दो क्या है, ये दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब दो रस्सी का स्ट्रक्चर है ना। इनके बीच में क्या होता है, चार चार ऐसे लाइनें होती है, जो मैंने आपको बताया था। ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स मालूम में क्या करता है, ये दोनों रस्सी को ना कोइल्ड करके रखता है, कोइल्ड करके यानी कि पकड़ के रखता है, दोनों रस्सी को सब पकड़ के रखता है, जकड़ के। यार तू उधर ना जा, तू इधर भागने नहीं देता, दोनों को बोलता है तुम दोनों साथ में रहो, चलो, पकड़ के रखता है इसे दबा के, ठीक है। तो ये दोनों को ऐसे पकड़ के रखने का काम कौन करता है, जिससे दोनों अलग नहीं होते, कौन करता है, न्यूक्लियोटाइड्स करता है, जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है। क्लियर। ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या करता है, हमारे डीएनए को, स्ट्रैंड को, इस डीएनए को, स्ट्रैंड को सब पकड़ के रखता है, ठीक है, सब पकड़ के रखता है, कोइल्ड करके रखता है। क्लियर हमारे फ्रेंड, वही यहाँ पर बोला गया, देखो क्या बोला गया, टू पैरेलल थ्रेड, है ना। ये दो पैरेलल थ्रेड आपको दिख जाएंगे ऐसे, दो रस्सी का, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स आर कोइल्ड, इनके बीच में न्यूक्लियोटाइड्स होता है, जो इन्हें पकड़ के रखता है, कोइल्ड करके रखता है, ठीक है, अराउंड ईच अदर। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स बोलते हैं। अभी जो डीएनए का, ये देखो, ये जो डीएनए का हमारा अरेंजमेंट है, देखो कुछ इस तरीके से हमारा डीएनए दिखता है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो डीएनए का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ना, इससे ये डीएनए का अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स बोलते हैं। डबल हेलिक्स क्यों बोलते हैं, हेलिकल शेप डीएनए का। देखो डीएनए कैसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है ना, ऐसे ऐसे देखो, है ना। तो ऐसा ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऐसा हेलिकल, है ना, हेलिकल शेप, ऐसे 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 ऐसे। तो हेलिकल शेप है, पर कितने स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड है, एक इधर, है ना, दो रस्सीकार धागे, तो दो स्ट्रैंड है और ऐसे ऐसे, तो डबल हेलिक्स। कैसा, डबल हेलिक्स होता है, और बीच में होता है न्यूक्लियोटाइड्स, जो दोनों हेलिक्स को यानी कि दोनों स्ट्रैंड को पकड़ के कोइल्ड करके रखने का काम करता है माय डियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर कुछ डाउट है क्या, नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, याद रखना डबल हेलिक्स वाला, ठीक है, समझ के रखना। चलो अब हमारा अगला पॉइंट क्या बोलता है माय डियर, देखो, ईच स्ट्रैंड इन द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ईच स्ट्रैंड इन द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स नॉन एज न्यूक्लियोटाइड्स। हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है ना, वो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर हमारे डीएनए का स्ट्रैंड बना होता है। ये देखो, ये जो हमारा डीएनए का ऐसा ऐसा स्ट्रैंड है ना माय डियर, है ना, ये जो डीएनए का हमारा स्ट्रैंड है, ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, समझा, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। हमारे न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं, नाइट्रोजनियस बेसिस से बने होते हैं, अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो इतना ध्यान में आया, तो ऐसा होता है, क्लियर है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, है ना, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। अभी यहाँ पर चार टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, बेसिकली 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पर हमारे डीएनए के अंदर खाली 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड से वो एब्सेंट होता है, डीएनए में नहीं होता, ठीक है, उसकी छुट्टी बारात आई है, गया शादी कर समझा अच्छे से। तो हमारे डीएनए में बेसिकली 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जो किससे बने होते हैं, नाइट्रोजनियस बेसिस से बने होते हैं। चलो आपको बताता हूँ, इसी से हमारा डीएनए बना होता है, क्लियर है। अभी आपको पता है ना हमारा डीएनए किससे बना होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड से जिससे हमारा डीएनए बना होता है, कौन कौन से आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान दो, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एक होता है यूरासिल, जो हमारे डीएनए में नहीं होता, हमारे आरएनए में होता है। आरएनए क्या होता है मैं कल बताऊंगा, क्लियर माय डियर। चलो समझा। तो ये 4 टाइप के हमारे नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, जिससे हमारा डीएनए पर बना होता है, और यही 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस हमारे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। और यही चारों क्या होते हैं मालूम है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो बच्चे पेरेंट्स जैसे थोड़े थोड़े सिमिलर दिखते हैं। आपको मैंने पहले लेक्चर में ऑलरेडी सब कुछ बताया था माय डियर, जाके देखो एकदम बेहतरीन तरीके से कि हेरिडिटी क्या होता है, समझा। चलो अब 2 पॉइंट है जो उतना खास नहीं है, पर समझ लो ना क्या जाता है, ठीक है। देखो, एडेनिन एंड गुआनिन जब एक साथ आते हैं, क्या, एडेनिन प्लस गुआनिन जब एक साथ आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, पुराइंस, क्लियर है। जब एडेनिन एंड गुआनिन एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा, पुराइंस बनेगा, ये नाम से हम लोग बोलते हैं, ठीक है, समझा। चलो अब साइटोसिन एंड थायमिन जब एक साथ आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, पायरीमिडिन्स, क्या बोलेंगे, पायरीमिडिन्स बोलेंगे, जो आपको समझ के रखना है, ठीक है। एडेनिन एंड गुआनिन एक साथ आएंगे तो क्या बोलेंगे, पुराइंस बोलेंगे, और साइटोसिन और थायमिन एक साथ आएंगे तो क्या बोलेंगे, पायरीमिडिन्स बोलेंगे, जो आपको समझ के रखना है माय डियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, ये हमारा हुआ डीएनए का पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। इतना बेस्ट तरीके से आपको यूट्यूब पे कहीं भी वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा, जाके देख लो, पूरा वीडियो छान मान लो, पूरा यूट्यूब छान मान लो, ठीक है। चलो अब डीएनए का मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ, देखो ध्यान से। ये हमारे डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से हमारा डीएनए दिखता है,
ठीक है, आपको बताया ना ऐसे बना के, ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है माय डियर, देख लो ध्यान से, है ना। तो ऐसा होता है हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर। और आपको यहाँ पर देखो बीच में चार चार यहाँ पर देखो लाइन दिख जाएंगे, ये चार चार लाइन हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था माय डियर, आपको पता होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर एडेनिन और थायमिन, यहाँ पर गुआनिन एंड साइटोसिन, ऐसे लोग का कॉम्बिनेशन होकर जुड़े होते हैं जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड को कोल्ड करके रखते हैं, यानी कि पकड़ के रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख के रखो, एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अब जीन क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज नथिंग बट जीन, यानी कि डीएनए का छोटा सा सेगमेंट क्या होता है, जीन होता है। मैंने पहले लेक्चर में आपको डिटेल में समझाया था माय डियर। देखो यहाँ पर ऐसे हमारा क्या होता है माय डियर, डीएनए होता है। अब ये डीएनए का छोटा सा पार्ट, डीएनए का छोटा सा सेगमेंट, डीएनए का छोटा सा सेगमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्लियर है, द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए नथिंग बट जीन। चलो अब ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब बोला गया है कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम ही हमारा क्या है, डीएनए है। तो जो हमारा क्रोमोसोम होता है ये बहुत सारे सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है ना। क्यों परेशान कर रहे हो इतना, क्या है इसके अंदर, है ना। हमारा क्रोमोसोम डीएनए, डीएनए क्रोमोसोम, वही चीज यहाँ पर बोला गया है, समझा अच्छे से। चलो अभी सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड जीन। मैंने आपको बताया था कि द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नथिंग बट जीन होता है, जो यहाँ पर बोला गया है, समझा। तो जीन का डेफिनेशन है जिसे आपको समझ के रखना, एग्जाम में आया तो ठोक के आना। क्लियर माय डियर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोलता है, यहाँ पर आपको बताता हूँ। जीन्स कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स एंड ऑफ द बॉडी, मतलब जो हमारा जीन होता है वो क्या करता है, हमारे सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी का। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी भी किससे बनी है, सेल से बनी है। तो सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन कंट्रोल करेगा, तो मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन कंट्रोल करता है कौन करता है, जीन करता है, जिससे आपको समझ कर रखना है। जीन क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। कहाँ पाया जाता है, हमारे सेल के न्यूक्लियस के सेंटर में पाया जाता है। ये सब ना आपको समझ के अच्छे से रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं अभी। दे ट्रांसमिट द हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक कैरेक्टर है, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है ना, उस समय ये हेल्प करता है कि इजीली ट्रांसफर हो जाए, कोई दिक्कत ना है। तो कौन हेल्प करता है, हमारा जीन हेल्प करता है। क्लियर है, कौन करता है, जीन हेल्प करता है ट्रांसमिट होने को पेरेंट्स के थ्रू बच्चों के अंदर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये मत पूछना, ये मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में बताया था, बताऊंगा नहीं, ठीक है। चलो समझा अच्छे से। तो हमारा जो जीन होता है, जीन के थ्रू ही हमारे जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ये बात आपको समझ के रखनी, ठीक है। देखो हेंस दे आर सेड टू बी फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेल क्या हमारे बॉडी का यूनिट है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल क्या यूनिट है। उसी तरीके से जो हमारा जीन होता है ना, वो हमारे हेरिडिटी का यूनिट है। क्यों, क्योंकि जो हमारा जीन होता है वो हेरिडिटी कब होता है, हेरिडिटी मतलब क्या, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, हेरिडेटरी कैरेक्टर, कोई तीनों में से कोई एक बोल दो। द ट्रांसफर ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन विया जीन। जीन के थ्रू पेरेंट्स से, वन जनरेशन बोले तो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक कैरेक्टर, किसके थ्रू हो रहा है, जीन्स के थ्रू हो रहा है। इसके लिए क्या हमारे हेरिडिटी का यूनिट है। क्या है, हेरिडिटी का यूनिट है, जिसे आपको समझ के रखना है, समझा। यही हमारा बोला गया है कि हमारा जो जीन होता है वो हमारे हेरिडिटी का यूनिट होता है। क्यों, क्योंकि जीन्स के थ्रू ही जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से बच्चों के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जीन नहीं है तो ट्रांसफर नहीं होगा, जीन हेल्प करता है ट्रांसफर होने में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड। चलो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म, चैप्टर नहीं खत्म होता, हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आया होगा। और यहाँ पर हमारा तीसरा लेक्चर भी खत्म, मिलेंगे अभी हम लोग फोर्थ लेक्चर में, जिससे आपको समझ के रखना अच्छी तरीके से, बेस्ट तरीके से आपको वहाँ पर बताऊंगा। और आगे का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, सब कुछ देखेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। वीडियो को जितना पता देखो, अपने दोस्तों में शेयर करो, अच्छा लग जाए तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। और क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, सपोर्ट तो आप करते नहीं हो तो वीडियो बनाने का मन तो करता नहीं है। इतना बेस्ट क्वालिटेड वीडियो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करो हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे, तो आपको इतना भी नहीं हो रहा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो ना माय डियर, फटाफट से कर दो। चलो माय डियर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चौथे लेक्चर में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। वंदे मातरम, टेक केयर।